आज की यह वीडियो आगाज रण में कूदे हैं दोस्तों महाकुंभ मैराथन में, यानी संपूर्ण संस्कृत का मात्र 1 से 1.5 घंटे में कवर करेंगे सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो में। उम्मीद यह है कि अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो वीडियो को बड़ी शिद्दत के साथ देखना, क्योंकि शिद्दत के साथ की गई चीज़ हमेशा बेहतरीन रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराएगी। हर शेर शेरनी के सपनों के लिए उनके आने वाले एग्ज़ाम की बेहतरीन और बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस जोश के साथ। बने रहिएगा एक पेन एक कॉपी लेकर। देखिएगा, इससे पहले मैं 3 से 4 वीडियो बना चुका हूं जिसकी लिंक नीचे मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट की एक ही वीडियो, एक ही सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में ख़त्म किया है। पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। संस्कृत में आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो वर्ण परिचय से पूछे जाते हैं वो हर बच्चे को जानने चाहिए। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई और सबसे बड़ी इकाई, या वर्ण के हिसाब से या लेखन के हिसाब से सबसे छोटी इकाई क्या है, वो सब कुछ। पाणिनि के बारे में, कात्यायन के बारे में, वो सब कुछ जानना है, ठीक है ना। कौन सी रचनाएं हैं वो सब कुछ जानना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है क्या, ध्वनि होती है। छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि है। और प्रत्येक ध्वनि के अलग अलग चिन्हित निर्धारित किए गए हैं जिन्हें वर्ण कहते हैं। लेखन के माध्यम से अगर पूछा जाए कि लेखन के माध्यम से छोटी इकाई क्या है, तो लेखन के माध्यम से छोटी इकाई है वर्ण। और अगर उच्चारण के माध्यम से पूछा जाए कि ध्वनि जो है क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि उच्चारण के माध्यम से सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है, तो ध्वनि है। और लेखन के माध्यम से वर्ण है, क्योंकि लेखन से ही आप, वर्ण से ही आप शब्दों को बनाएंगे और शब्दों से ही पद या वाक्य का निर्माण होगा। सिंपल सी बात समझिए, ठीक है। संस्कृत वर्णमाला के अगली स्लाइड में अगर हम बढ़ेंगे तो हमें सभी बच्चों को ये पता ही होगा, हम सभी बच्चों को उसमें ये पता होगा कि महेश्वर सूत्र क्या है और महेश्वर सूत्र की संख्या क्या है और किस पर आधारित है, कहाँ से इनका जो है उद्धार हुआ है, कहाँ से इनका प्राकट्य हुआ है। संस्कृत वर्णमाला महर्षि वाल्मीकि 14 महेश्वर सूत्रों पर आधारित है। अब याद रखिएगा, महेश्वर सूत्र की बात की जाए तो महेश्वर सूत्र का निर्माण कहाँ से हुआ, महेश्वर सूत्र का दूसरा नाम क्या है। महेश्वर सूत्र का दूसरा नाम है शिव सूत्र, यानी शिव सूत्र की उत्पत्ति भगवान शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी जाती है। तो अगर ऑप्शंस में पूछा जाए कि इनका जो उत्पत्ति का स्थान है, उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो वो किस तरीके से हुई है, तो भगवान शिव के द्वारा, महाकाल के द्वारा जो नृत्य किया गया उस नृत्य का नाम था तांडव। और तांडव नृत्य से मानी गई है किसका, शिव सूत्र का आगमन और महेश्वर सूत्र का आगमन एक ही चीज है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भाई किस तरीके से, 14 ही क्यों, 14 ही क्यों, महेश्वर सूत्र 14 ही क्यों, 15 क्यों नहीं, 16 क्यों नहीं, 17 क्यों नहीं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो 14 है वो इसलिए क्योंकि जो तांडव नृत्य में भगवान शिव ने 14 बार डमरू को बजाया था। इस प्रकार 14 शिव सूत्र को यहाँ पर माना जाता है। 14 शिव सूत्र कहाँ से प्रकट हुए हैं, 14 बार डमरू को बजाने के बाद, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। संस्कृत की अगर बात करें आगे, तो संस्कृत की अगर मैं आगे बात करूं तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इनके व्याकरण के जनक पूछे जाते हैं। तो संस्कृत के व्याकरण के जनक कौन है, तो वो है पाणिनि। पाणिनि को माना जाता है। इन्होंने ही क्या दिया है, शिव सूत्रों को दिया है, जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे थे कुछ सेकंड पहले। शिव सूत्रों यानी महेश्वर सूत्र, संख्या 14 है। तांडव नृत्य से इनका आगमन माना जाता है। 14 बार डमरू बजाने के लिए इनकी संख्या का निर्धारण हुआ है कि ये 14 हैं। जनक कौन है संस्कृत व्याकरण का, पाणिनि है। महर्षि पाणिनि कहा जाए तो बेटर रहेगा। इन्हें 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा की सभी वर्णों को समाहित किया गया है। ये बात आपको रट गई है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब संस्कृत में अगर पूछा जाता है दोस्तों तो त्रिमुनि किसे कहा जाता है। संस्कृत में त्रिमुनि किस व्यक्ति को संज्ञा दी गई है, किन्हें दी गई है संज्ञा, तो नोट कर लीजिएगा कि त्रिमुनि जो है वो है, पहले पाणिनि है, दूसरे कात्यायन है और तीसरे पतंजलि है। त्रिमुनि कहा जाता है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को। ये संस्कृत के बड़े ही प्रकांड विद्वान माने जाते हैं और हर विषय में जानकार।
तो इनको क्या कहा जाता है? त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। पाणिनि ने चित्रों के रूप में संस्कृत व्याकरण लिखी। पाणिनि की रचना एक अष्टाध्यायी है, जो हर बच्चे को पता है, जिसमें अध्याय पूछे तो 8, क्योंकि अष्टाध्यायी ही 8 अध्यायों से निर्मित है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र वृद्धि आदेश है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कितने अध्याय हैं तो 8 हैं, कितने पाद हैं इसमें 4 हैं, और प्रथम सूत्र की बात की जाए तो वृद्धि आदेश है। ठीक है। महेश्वर सूत्रों की बात अगर की जाए तो आप सभी को पता है कि महेश्वर सूत्र 14 सूत्रों पर आधारित है। तांडव नृत्य आपको बताया, शिव सूत्र बताया, इनका दूसरा नाम शिव सूत्र है। जो आपके 14 सूत्र कौन कौन से हैं, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए बड़ी सहूलियत के हिसाब से हमने इसको स्क्रीन पर रिटन के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। आजकल का बदलता पैटर्न ये नहीं देखता है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। क्वेश्चन में केवल यही बनता है कि इनकी उत्पत्ति की बात अगर की जाए और इनका जो है आचरण किस तरीके से था, किस नृत्य से इनको प्रभावित किया गया, कौन इनके जनक माने जाते हैं, त्रिमुनि किसे कहा जाता है, अगर प्रत्याहार है तो ये बताओ प्रत्याहार कितने हैं, है ना। और अगर देखा जाए तो यहाँ से आप देखते हो कि जो व्यंजन होते हैं इनमें इनका दूसरा नाम क्या होता है। जिस तरीके से महेश्वर सूत्र का दूसरा नाम होता है शिव सूत्र, इसी तरीके से स्वरों का दूसरा नाम होता है अच, आगे बताऊंगा, और व्यंजन का होता है हल। एक बहुत ही बड़ा जो है विवादों में एक हमेशा क्वेश्चन रहता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या और संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर माने जाते हैं और 33 व्यंजन, 4 अयोगवाह माने जाते हैं। लेकिन संस्कृत में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे विद्वानों के मतभेद हैं। जिस तरीके से हिंदी में 11 और 13 में कंफ्यूजन रहता है कि 11 मारे या 13 मारे, तो कभी भी आपको ऐसा संयोग नहीं मिला है कि 11 और 13 आपको दोनों ऑप्शन में मिलता है। ठीक है ना। लेकिन अगर पूछा जाए कि कुल संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर हैं तो आप 13 मारिए, और जब पूछा जाए कि कितने हैं तब आप वहां पर क्या मारेंगे, वहां पर आप 9 मारेंगे, व्यंजन 33 मारेंगे। यही होता है दोस्तों दिक्कत वाली बात। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं अच और हल की बात करें तो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि संस्कृत वर्णमाला में अच किसे कहा जाता है, तो अच कहा जाता है स्वर को, और संस्कृत वर्णमाला में हल किसे कहा जाता है, तो हल कहा जाता है व्यंजन को। ठीक है ना, समझ लीजिएगा। हल किसे कहा जाता है, तो हल कहा जाता है व्यंजन को कहा जाता है। मैंने आपको बार बार हटाने की कोशिश करी है। और अच किसे कहा जाता है, तो स्वरों को अच कहा जाता है। मैंने लिखा भी है कि स्वर को अच और व्यंजन को हल कहा जाता है। अयोग वह 4 होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 4 माने जाते हैं अयोगवाह। ठीक है ना, अयोगवाह 4 माने जाते हैं। जब ऑप्शन में नहीं होता तो फिर 2 कर दिए जाते हैं। तो समस्या यही, आगे मैं सब कुछ यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। प्रत्याहारों में अगर मैं बात करूं तो प्रत्याहार जो होते हैं इनकी संख्या मानी गई है 24। यदि वर्ण और अंतिम इति वर्ण मिलकर ही क्या बनते हैं, ये यहाँ पर जो आदि वर्ण होते हैं ना, आदि का मतलब होता है जो पहले लगते हैं, और अंतिम का मतलब होता है जो लास्ट में, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय। आदि वर्ण का मतलब होता है जो प्रारंभ में लगते हैं, और अंतिम का मतलब होता है जो लास्ट में लगते हैं। तो अंतिम वर्ण और प्रारंभ के वर्ण को मिलाकर ही प्रत्याहार बनता है। तो अगर पूछा जाए अंतिम और आदि के वर्णों को मिलाकर किस का निर्माण होता है, तो प्रत्याहार बनते हैं। संख्या है 24, अक प्रत्याहार से लेकर सल प्रत्याहार तक। ठीक है ना, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। अब आवश्यकता से क्वेश्चन कहां से बनते हैं वो क्वेश्चन भी बताएंगे दोस्तों। हमने अभी 4-5 क्वेश्चन बीच बीच में लिए हुए हैं, 5-5 क्वेश्चन कराएंगे अभी। ठीक है ना, तो किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो भी अभी कराएंगे। पहले कुछ थोड़ी सी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सकें। जैसे का, खा, गा, इनके आप टुकड़े क्या कर सकते हैं, ये तो खुद ही आपस में एक वर्ण है। और वर्णों को क्या आप तोड़ सकते, नहीं, वर्णों को आप तोड़ नहीं सकते, उनके टुकड़े नहीं कर सकते, इनके टुकड़े किए ही नहीं जा सकते। इन्हें अक्षर भी कहा जाता है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर थोड़े से हम पॉइंट की चर्चा करें तो आपको 6 पॉइंट आपको और बताते हैं कि वर्णों की संख्या संस्कृत में देवनागरी लिपि में अगर बात करी जाए, हिंदी में बात कर रहा हूं तो 52 है। लिखने के आधार पर अगर हिंदी में बात करी जाए तो 55 है। मूल रूप से अगर पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी है तो 52 है।
अब देखो क्वेश्चन कितनी तरीके से पूछता है। लिखने के आधार पर कितनी है, देवनागरी लिपि में तो हर बच्चे को पता है। लिखने के आधार पर 55, मूल रूप से 3 कम हो गए 52 हो गए, मुख्य रूप से और कम हो गए 44 हो गए, संयुक्त रूप में थोड़ा सा बढ़ जाता है दोस्तों 48, और संस्कृत में जो संख्या मानी जाती है वो 63 मानी जाती है 63। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैंने स्वर और व्यंजन के बारे में आपको बताया, लेकिन यहां पर आपको हिंदी वाला कुछ पोर्शन पूछ लिया जाता है। इसीलिए जितनी भी बहनें जितने भी भाई हैं वो संस्कृत को इसीलिए लेते हैं कि उन्हें थोड़ी सी सहायता हिंदी की वजह से मिल जाए कि एग्जाम में कैसे क्लियर हो जाए। वर्ण मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, हिंदी में भी बताया था, एक स्वर होता है, एक होता है व्यंजन। स्वर वो होते हैं जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। स्वर वो होते हैं जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, यानी स्वयं राजयन्ते इति स्वरहा। याद रखिएगा कि जो स्वर होते हैं वो किसी की भी सहायता नहीं लेते, यानी विदाउट, मतलब अपने में मस्त आदमी समझो। जैसे आप सभी हो, किसी की अगर सहायता ना लो, है ना, तो खुद ही काम कर लेते हो। इसलिए स्वर क्या है, सेल्फ डिपेंड की बात करता है। और व्यंजन की बात कर रहा है कि जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाए, अगर इनकी जो सहायता ले लेगा वो व्यंजन कहलाएगा। और ये कहते हैं कि भाई मैं तो अकेला ही ठीक हूं, एलोन बंदा, ठीक है ना। तो स्वयं राजन्ते इति स्वरः जो है ये स्वर वर्ण कहलाते हैं। और मूल स्वर संयुक्त स्वर को भी मैं बता देता हूं कि मूल स्वर होते हैं आ ई उ री और ल, और ए ऐ ओ औ ये होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। संख्या आपको बताई दी ऑलरेडी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जिस तरीके से हमने हिंदी में पढ़ा था उसी तरीके से आपको थोड़ा सा 2 लाइनें देखनी पड़ेंगी, और फिर हम चलेंगे। जो संस्कृत में जो रचनाएं हैं ना वो बहुत पूछी जा रही हैं आजकल, कि ये बताइएगा कि ये वाली किसकी रचना है, ये भट्टी किसकी रचना है, इस तरीके से कर्पूर मंजरी किसकी रचना है। संस्कृत में एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है जिसको छोड़ ही नहीं सकते आप, अगर चाहे कर भी नहीं छोड़ सकते। फिर हम क्वेश्चन लेंगे 4-5। स्वरों के प्रकार की बात की जाए तो स्वर होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है हृस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। हृस्व का मतलब जहां पर कम जोर लगे, और दीर्घ का मतलब होता है हृस्व से 2 गुना, और प्लुत का मतलब होता है हृस्व से 3 गुना। सबसे ज्यादा जो है दम लगती है बोलने में प्लुत स्वर में। एक एक को पढ़ लीजिएगा, एक एक लाइन की है। हृस्व स्वर होता है जिन वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा यानी कम समय लगता है, ऐसे समझो, उन्हें हृस्व स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 5 होती है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए कि ये बताओ कि संस्कृत में मूल स्वर किसे कहा जाता है, तो मूल स्वर दोस्तों कहा जाता है हृस्व स्वर को। हृस्व स्वर को क्यों कहा जाता है मूल स्वर, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये मूल स्वर मैंने आपको बताया आ ई उ और री और र। अगर क्वेश्चन में ये 4 क्वेश्चन में ऐसे पूछ दे कि निम्नलिखित में बताओ कौन सा मूल स्वर नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा है, तभी आप मार पाओगे, नहीं है तो आपको हृस्व स्वर को कहा जाता है मूल स्वर। और यानी मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ये बात आप याद रखिएगा, आ ई उ री और र, ठीक है ना। ये आपको याद करने पड़ेंगे, कौन सी संख्या हृस्व स्वर की या मूल स्वर की नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए? समझ गए, बहुत बढ़िया। दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर होते हैं पूरे 8, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, यानी हृस्व स्वर से 2 गुना, ऐसे समझो। हृस्व स्वर से 2 गुना अगर समय लगता है तो दोस्तों वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर। मेरी बात क्लियर है? कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। संख्या कितनी है दोस्तों? संख्या है इनकी 8 होती है, जो निम्न है। जैसे बड़ा आ, ज्यादा दम लग रहा। अब देखिए छोटा आ बोला था आ ई उ री ल, इसलिए वर्णों को बोलने में 1 मात्रा यानी बहुत कम समय। बोले बड़ा आ ई उ ए ओ आओ, है ना। इस तरीके से जब हम बोलते हैं ना तो इसमें ज्यादा दम, ज्यादा श्वास की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं कहता हूं कि वो दीर्घ स्वर है जहां पर हृस्व से 2 गुना, संख्या 8। प्लुत स्वर की बात करें तो दोस्तों प्लुत स्वर में क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से संस्कृत में स्वर हैं जिनको बोलने में अधिक समय, सबसे अधिक समय लगता है, सबसे अधिक समय लगता है, तो जिन वर्णों को उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय, मतलब सबसे ज्यादा अगर समय लगता है तो उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। बोले ओम, तो ये ओम है ना, तो ये ओम जो है ये उच्चारण जब तक हमारे अंदर, हमारे सांस रहेगी, हमारे लंग्स में, हमारे मुंह में, तो तब तक हम इसका
वर्ण राम। अगर कोई चीज चिल्ला रहे हैं, हम चिल्ला के नाम बुला रहे हैं, बहुत दूर बंदा है उसको बुला रहे हैं, तो हम तेज गति से आवाज लगाते हैं, लास्ट तक लगाते हैं, शंख बजाते हैं ना, तो वो भी हम कह सकते हैं प्लुत स्वर के अंतर्गत। संस्कृत वर्णमाला में मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। अब व्यंजन को 1 मिनट में एक चीज को यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें व्यंजन को बच्चे कहीं ना कहीं काफी जो है परेशान करते हैं उनको, ठीक है ना, तो हम उस चीज को भी देख लेते हैं। देखिएगा, व्यंजन की अगर मैं बात करूं, क्या है व्यंजन की अगर मैं बात करूं, तो व्यंजन वही है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इतना आपको याद रखना है कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वही व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन के बिना स्वरों, यानी व्यंजन बिना, ध्यान दीजिएगा, व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले नहीं जा सकते। जो व्यंजन होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं, चाहे इंग्लिश के हों, चाहे हिंदी के हों, चाहे वो संस्कृत के हों, वो किसी भाषा के हों, तो वो दोस्तों व्यंजन जो होते हैं वो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते। मतलब स्वर को तो लेना ही पड़ेगा। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता है उसमें हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। जो हलंत होता है ना दोस्तों, वही स्वर वही व्यंजन हो जाता है। अब कोई भी शब्द है ना, कोई भी शब्द है तो वो का है, जैसे तो का कैसे बना होगा, का दोस्तों हलंत लगा दिया, लो व्यंजन हो गया, तो का धन आ हो जाता है, यही तो होता है का। तो यही दोस्तों आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यंजन को संस्कृत में क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी ब्रैकेट में बताया, हल, ठीक है ना। तो अच और हल आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए हम 2 पॉइंट और 2 स्लाइड में आपको और समझाते हैं व्यंजन, और फिर इसके बाद हम चलेंगे नए चैप्टर पर, जिसमें रचनाएं 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पता है कि जो का वर्ग होता है ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों आपका कंठ में आता है। चा वर्ग जो होता है ये किस में आता है, तो ये दोस्तों आपके तालु में आता है, तालव्य में आता है। टा वर्ग जो होता है ये किस में आता है, ये दोस्तों आपके मूर्धा में आता है। ता वर्ग जो है आपका ये किस में आता है, ये दोस्तों दंत में आता है। पा वर्ग जो है आपका ये क्या है, ये आपका ओष्ठ में आता है। तो आपको मेरा बताने का मतलब यही है कि अगर कल को क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्यंजन के का वर्ग में या व्यंजन में निम्नलिखित में कंठ वर्गीय है कौन सा, या कंठ वर्गीय कौन सा नहीं है, तो काखा गाघा इंग्या है, कौन सा नहीं है तो आप छांटी लोगे। कौन सा तालव्य है, कौन सा तालव्य नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा, छांट लोगे। कौन सा टावर्गीय है, कौन सा मूर्धा है, कौन सा नहीं है मूर्धन्य, छांट लोगे। कौन सा दंतव्य है, कौन सा नहीं है, छांट लोगे। दंतव्य का मतलब जब जीभ आपके दांतों से टकराती है। ओष्ठ में है कौन सा नहीं है। अब अंतस्थ कितने हैं, तो 4 हैं। ऊष्म कितने हैं, तो दोस्तों आपके 4 हो जाएंगे, ठीक है ना, सासा साहा और यारा लावा। अंतस्थ की मैंने बात करी, इनकी संख्या 4 होती है, जिसको यारा लावा। और ऊष्म व्यंजन की बात अगर कहा जाए, जिसको ऊष्म भी कहा जाता है, उष्ण भी कहा जाता है, सासाहा, जहां पर घर्षण के माध्यम से हमारी जीभों से बाहर वायु निकलती है, उनको ऊष्म कहेंगे। इसी तरीके से लास्ट में हम देखेंगे और फिर चलेंगे क्या, फिर चलेंगे दोस्तों यहां पर हम रचनाओं पर। संयुक्त व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छा है तो का प्लस सा से बना है, इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी आएगा और संस्कृत में भी आएगा। ज्ञा है जो जा प्लस वहां से बना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जा प्लस वहां बराबर ज्ञा। ता है ता प्लस रा बराबर त्रा। इसी तरीके से अगर छा की बात कर लेता हूं तो छा तो हो गया, अब क्या बचा, छत्रज्ञा स्रा। अच्छा स्रा बचा है, तो ये किससे बनता है बताइए, ये बनता है सा प्लस रा से बनता है। तो ये क्या है, हमारे जो है ये संयोग से बनने वाले संयुक्त व्यंजन है। अयोग वाह की बात की जाए तो 2 ऑप्शन में ना हो तो 4 मारिएगा। 2 व्यंजन जो है ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है परिभाषा देकर कि जो ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, बताओ किसमें रखोगे। अब बच्चा परेशान कि अयोग वाह हम क्या मारे, अयोग वाह तो पढ़े हैं, अंगहा होता है, लेकिन इसकी परिभाषा तो पता ही नहीं है। तो अब परिभाषा पता हो चुकी है कि ऐसे जो शब्द, ऐसे वर्ण जिनको ना तो स्वर में रख सकते हैं ना ही व्यंजन में रख सकते हैं, उनको दोस्तों हम क्या कहते हैं, अयोग वाह की श्रेणी में रखते हैं, अंग आह की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो आपको याद है, लेकिन ये परिभाषा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं जबरदस्त स्लाइड पर और आपके कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करा देते हैं। कुछ रचनाएं हैं, कुछ आपके जो है स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि कौन सा फल को संस्कृत में क्या कहते हैं, कौन सी चीज़ों को संस्कृत में क्या कहते हैं, उन चीज़ों को भी तुरंत बताना है, क्योंकि तुरंत की चीज़ें तुरंत खत्म करो।
संस्कृत के कवि और उनकी रचनाएं। सबसे पहले कालिदास की रचनाओं में से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो वो ऋतु संहार दे देता है, तो अगर ऋतु संहार हिंदी में आ जाए, संस्कृत में ही पूछी जाएगी, तो ऋतु संहार आप मार दीजिएगा। कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की है। विक्रमोर्वशीय किसकी रचना है? कालिदास की है। मेघदूतम किसकी रचना है? कालिदास की है। रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की है। अभिज्ञान संकुतलम किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? महाकवि कालिदास की है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम और कुमार संभवम और ऋतु संहारम, ये सभी रचनाएं दोस्तों किसकी हैं? संस्कृत के कवि, महान कवि, महाकवि कालिदास की है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। संस्कृत की कवि में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें 30 से 32 रचनाएं देखनी है। इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई। और जो भी बहनें देख रही हैं, जो भी गृहिणियां देख रही हैं, जो भी बहनें, जो भी गृहिणियां देख रही हैं, वहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं क्या? हम आसानी से ये कह सकते हैं कि भैया देखो क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बच्चे यही कहेंगे कि सर कि क्या यह आ सकती हैं? क्या यह आ सकती हैं? तो मैं कहूँगा बिल्कुल, बिल्कुल आ सकती हैं, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन में आया था ये वाली रचना पूछी गई थी और ये वाली हर बार पूछी जा रही है। नाट्यशास्त्र किसकी है? तो भरत मुनि की रचना है। चाणक्य को क्या कहा जाता है? ये भी पूछा गया है। कौटिल्य कहा जाता है, चाणक्य को कौटिल्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं बताऊं तो अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही है, इनकी ही रचना है। स्वप्न वासवदत्ता किसकी रचना है? तो ये महाकवि भास की रचना है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों रचनाएं हैं, 5, 6, 7। मृक्ष कटिकम किसकी रचना है? तो शूद्रक की है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रामायण किसकी रचना है? महाकवि वाल्मीकि की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा जानता है। किरार्तुजुनियम की बात करें तो किरार्तुजुनियम की बात अगर की जाए तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद आपको रखना पड़ेगा, याद आपको रखना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से। इन चीज़ों को आप भूल नहीं सकते, इन चीज़ों को आप भूल नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि यह आपको याद रखनी ही पड़ेंगी किसी भी कीमत में। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें तो संस्कृत के कवि में सबसे इंपॉर्टेंट है कर्पूर मंजरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। काव्य मीमांसा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, राजशेखर की 2 रचनाएं हैं, काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी। ठीक है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये 2 रचनाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कतई इनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका संस्कृत के कवि और उनकी रचनाओं में जयदेव की और भट्टो जी की। गीत गोविंद सबको पता है, हिंदी में आपने खूब पढ़ा होगा। और रति मंजरी और कर्पूर मंजरी में आप बच्चे कंफ्यूज होते हो, तो कर्पूर मंजरी जो है वो है राजशेखर की, मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की, रति मंजरी क्या है? जयदेव की। भट्टो जी दीक्षित की रचनाएं है सिद्धांत कौमुदी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, ये भी आपको इस तरीके से याद हो जाएगी, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी एक साथ याद कर लोगे तो ये भट्टो जी दीक्षित की हो जाएंगी। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन पर आ जाइएगा 12 नंबर पर अश्वघोष रचनाएं, यानी अश्वघोष की रचनाएं कौन सी हैं? बहुत ज़्यादा पूछी गई, एक ही रचना याद रखनी है, बुद्ध चरित। और सौंदर्यानंद भी आपको याद रख लेनी है अगर याद हो जाए। ठीक है ना, बाणभट्ट से आप परिचित होंगे पहले से। कादंबरी तो सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक काल की रचना है। और हर्षचरित, जिस पर हर्ष के बारे में जो है विवेचना करी गई है, विश्लेषण किया गया है, तो कादंबरी और हर्षचरित किसकी है? बाणभट्ट की रचना है, संस्कृत की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना। हर्षवर्धन की रचना की बात करें तो रत्नावली है। हर्षवर्धन राजा रहे हैं, कन्नौज के महाकवि की बात कर सकते हैं एक बार। और थानेश्वर की बात की जाए तो यहाँ पर अपनी कैपिटल को चेंज करने के रूप में बहुत ज़्यादा विश्वविख्यात श्रेणी में रहे हैं। प्रियदर्शिका, नागानंद। ठीक है ना, ये तीनों रचनाओं में से आपको रत्नावली इस तरीके की आपको कोई भी ढील नहीं देनी है, आपको याद करनी है। भट्टी की रचनाओं में भट्टी काव्य कतई याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा होगा, एकदम से आंसर क्लिक हो जाएगा अगर आएगा। भवभूति में आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से महावीर चरित्रम और उत्तर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं उसको ज़्यादा देख लेना। उत्तर रामचरित्रम और महावीर चरित्रम और मालती माधव, जो कई बार पूछी गई है, मालती माधव हो सकता है चांसेस मिल जाए, इस बार भी हर साल से आ रही है। और भर्तृहरि की रचनाओं की बात अगर की जाए तो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छी है कि जहाँ पर शतक लग रहा है तो वो सभी है भर्तृहरि की रचनाएं। 20, 21, 22, 23, 24, 25 में देखिएगा पाणिनि की रचना सबको याद है, अष्टाध्यायी बताने की आवश्यकता नहीं, याद करने की आवश्यकता नहीं। आईएमपी है कि वार्तिक किसकी रचना है, कात्यायन की है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, बहुत बार आती है, याद ही है बच्चों को। कल्लड़। 10 कुमार चरित्रम किसकी है, दंडी की है, दासे दंडी दासे 10 कुमार चरित्रम। महावास से याद करने की आवश्यकता नहीं है, अगर भूल रहे हो तो याद करो, पतंजलि की है, त्रिमुनि में है जो है पाणिनि और पतंजलि, ठीक है ना। वेद व्यास की अगर मैं बात करूं तो महाभारत है, और रामायण की बात करूं तो यहाँ पर आप सभी को पता है वाल्मीकि की बात होती ही है। 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32, 33, केवल 33 रचनाएं हैं। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। नागार्जुन की बात की जाए तो सत्य हसारिका सूत्र, ठीक है ना। और वसुमित्र की बात की जाए तो महाविभाषा शास्त्र जो है आईएमपी है। आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत आईएमपी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर बारह मिहिर की रचना जो है बृहतसित, ठीक है ना, बृहतसित और या फिर बृहतसिता, ये आपको कुछ भी आपको लिख सकता है, तो ये क्या है 12 मिहिर की। विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र है, बच्चों को याद ही है। कथा सरित सागर किसकी है, सोमदेव की है। और चंद्र वरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। अब बात करेंगे दोस्तों नए चैप्टर पर, संस्कृत में सभी फलों के नाम, जो काफ़ी बच्चों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संस्कृत में जो आपका एक स्लाइड लगा देता हूँ बढ़िया सी, क्वेश्चन में आता है कि बताओ कि कदली फलम को हिंदी में क्या कहते हैं, तो केला, या केला को संस्कृत में क्या कहते हैं, कदली फलम। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि पपीतिका क्या है, तो पपीता है, और पपीता की संस्कृत क्या है, पपीतका है। ये तो याद करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीफा किसे कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्रीफलम को कहा जाता है, आईएमपी है, पॉइंट बहुत नोट करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यही आपके तीन ही इंपॉर्टेंट हैं इस स्लाइड में, एक श्रीफलम शरीफा, और एक दाड़िम को कहा जाता है ना, जिस तरीके से आप कहते हैं ना कि दाड़िम को समझकर, जो सुक होता है ना, तोता होता है, जिसमें अलंकार जब हम पढ़ाते थे उसमें लिखा था, तो वो एग्जाम्पल मैंने आपको लिया था, मोती समझकर दाड़िम को खा लिया था। अनार को कहते हैं भाई दाड़िम, और अंजीर को कहा जाता है उदंबर, जिसमें माँ लग गया तो समझ लो कि वो संस्कृत हो गया। तो उदंबरम क्या हो गया, अंजीर, और दाड़िमम अनार, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं 2, 3 और फिर हम चलेंगे एक नए चैप्टर पर, ये वाली श्रृंखला यहाँ पर खत्म हो जाएगी। आम को आम्र कहा जाता है, सबको पता है। अंगूर को गुक्ष फला, या अंगूर को क्या कहते हैं, द्राक्षा। द्राक्षा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द्राक्षा। लीची को क्षुद्र पनस, कटहल को पनसम, आईएमपी है। आंवला को आम्लकम, तो ये बहुत सिंपल सा है, याद कर लेना है, ये द्राक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। नए चैप्टर में आइएगा, नए चैप्टर में संस्कृत के सभी फलों के नाम तो खत्म कर लिए। नए चैप्टर में आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आम्लकम तो हो गया था, संतरा को और याद कर लीजिएगा, नारंगीम आप सभी जानते हो। नए चैप्टर में आपके क्या हो जाएंगे, हाँ जी, ये संस्कृत में सभी फलों के नाम हो गए। चलिए पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 5 क्वेश्चन आएंगे, क्या है, 5 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और यहाँ पर बैक टू बैक आपके स्क्रीन पर। फिर हम चलते हैं नए चैप्टर पर। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो हिंदी की हो, संस्कृत की हो, तो वो एक ही है, देवनागरी। अगला, स्वर और व्यंजन के बीच में क्या है, स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित वर्ण क्या कहलाते हैं। स्वर और व्यंजन के बीच में जो स्थित वर्ण होते हैं वो दोस्तों क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन, याद रखिएगा। और जो स्वर और व्यंजन ना हो वो अयोगवा कहलाते हैं। ये VIMP क्वेश्चन है, इसकी भी परिभाषा आज आपको याद हो गई है। अगला, परार्धा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है। जो परार्धा है उसका जो है सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है। आप देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एक नहीं है, ऑप्शन ए और बी में थोड़ा सा फर्क है, मिलते जुलते कह सकते हैं, लेकिन आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग है तो विसर्ग के साथ लगाएंगे, न कि इसके साथ लगाएंगे।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 4 नंबर। निधन व धन यानी निधन वश धन और तिप अगर इनको जोड़ दिया जाए तो आप बताइएगा कि ये क्या बनेंगे, ये क्या है, क्या बनेंगे, कमेंट कीजिएगा। भाई इनको जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए निवशत हो सकता है या निवशिति हो सकता है या निवशिति हो सकता है या निवशति हो सकता है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी यहाँ पर तीनों ऑप्शन में एक भी नहीं होंगे, ये आपका निवशति हो जाएगा। ठीक है ना। 5 नंबर देखिएगा, 50 का संस्कृत शब्द क्या है? 50 का संस्कृत शब्द क्या है, कमेंट करना है आपको। 50 का संस्कृत शब्द क्या है? तो 50 का जो संस्कृत शब्द होगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा पंचाशत। अब देखिए 50 हो गया, डी ऑप्शन। अब आप कहोगे कि सर ये नहीं समझ में आया। अब इन्हीं को बताने के लिए मेरा अगला चैप्टर शुरू होने वाला है और यहीं से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि बताओ 19 को संस्कृत में क्या कहते हैं, या अगर मैं आपसे कह दूं कि 11 को संस्कृत में क्या कहते हैं, या मैं आपसे कह दूं कि 31 को क्या कहते हैं संस्कृत में, या मैं कह दूं आपसे कि 1 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं, या मैं ये भी कह सकता हूं आपसे कि 10 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो कुछ 10 से 12 आपको संस्कृत की गिनती आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं 4 ऐसी संस्कृत की गिनती बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आपको हेडिंग डाल लेनी है कि संस्कृत की प्रमुख संख्याएं, जिसमें हम 12 से 15 जानेंगे मात्र। ज़्यादातर बच्चों से यही पूछा जाता है कि 49 को क्या कहा जाता है, 59 को क्या कहा जाता है, 29 को क्या कहा जाता है, 31 को क्या कहा जाता है ना, 79 को क्या कहा जाता है संस्कृत में। तो सबसे पहले तो एक सिंपल सा है कि 1 को संस्कृत में एकम कहा जाता है, 10 को संस्कृत में 10 कहा जाता है, सबको पता है। 100 को शतम कहा जाता है और 1000 को सहस्त्रम। ये इंपॉर्टेंट है, सहस्त्रम किसे कहते हैं? 1000 को कहते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट और है। तो सबसे पहले 10,000 को और कर लीजिएगा। 10,000 को क्या कहा जाता है? 10 सहस्त्रम, या नहीं है ऑप्शन तो आयुत्तम। 1 लाख को क्या कहेंगे? लक्षम, लक्ष लाख, ऐसे याद कर लो। 10 लाख को क्या कहेंगे? तो लक्ष्य से 10 लक्षम हो जाएगा। जिस तरीके से सहस्त्रम से 10 जो 1000 है, 1000 से जो 10,000 बना था तो 1000 सहस्त्रम था, 10,000 10 सहस्त्रम। लाख लक्षम था तो 10 लाख 10 लक्षम। अयुत्तम यहाँ था 10,000 में तो 10 लाख में प्रयुत्तम, और करोड़ में दोस्तों 1 करोड़ में कोटि ही हो जाएगा। इतनी आपको ये याद रखनी है। अब हम थोड़ी सी मोस्ट इंपॉर्टेंट में जान लेते हैं कि क्या क्या पूछी जा सकती हैं। जैसे 1 को एका कहा जाता है, सबको पता है, एका एकम कुछ भी आ सकता है। 10 को दशम 10 कहा जाता है, 15 को पंच 10 कहा जाता है, 16 को सोडस कहा जाता है, 16 को सोडस कहा जाता है। इसी तरीके से 17 को क्या कहा जाएगा? सप्तदश कहा जाएगा। 18 को दोस्तों संस्कृत में अष्टादश कहा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। 19 को संस्कृत में एकोनविंशत, जो बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, जो बहुत पूछा जाता है। नवदश नहीं ऑप्शन में मिलता है, एकोनविंशत। अब एकोनविंशत समझ लेते हैं तो बच्चे ये कहते हैं कि ये तो या तो 21 हो जाएगा। तो एकोनविंशत 21 नहीं होता है दोस्तों, 21 नहीं होता है, 20 दोस्तों विंशति होता है और 21 दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा। 29 को कहा जाता है एकोनत्रिंशतः या नवविंशति, एकोनत्रिंशतः या नवविंशति कहा जाता है। 30 को कहा जाता है त्रिंशति, 31 को कहा जाता है एक त्रिंशति, 32 को कहा जाता है दिवा त्रिंशति। इस तरीके से 63 त्रिंशति त्रय त्रिंशति, है ना, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। हमें मोस्ट देखना है 39। 39 को कहा जाता है नवत्रिंशत तो कह सकते हो, लेकिन ये नहीं ऑप्शन में होता है, तो लिखा होता है एकोन चत्वारिंशति। ठीक है ना, जो चत्वारिंशति होता है वो दोस्तों होता है जब एकोन लग जाए और उधर 4 बढ़ जाए, तो समझ लो ये पीछे वाला है 39 है। जिस तरीके से आप 29 की बात करते थे, 19 की बात करते थे, तो देखिए एकोन विंशति ऐसा लग रहा है 21 हो, लेकिन आपको पीछे मारना है 19, है ना। तो इसी तरीके से आप 29 में ऐसा लगता है ये क्या है, यहाँ पर नवविंशति या एकोन त्रिंशति कह रहा है, त्रिंशति मतलब 30 के ऊपर 1, 31 लग रहा है, लेकिन नहीं, आपको पीछे 29। इसी तरीके से 39 में एकोन चत्वारिंशति ऐसा लग रहा है 41 हो, नहीं, आपको यहाँ पर 2 पीछे 39। ठीक है ना। फिर 40 आपको पता है चत्वारिंशति, फिर 1 चत्वारिंशति, 2 चत्वारिंशति 42। 49 देखिए एकोन पंचाशत, समझ में आया, 2 पीछे, तो एकोन पंचाशत।
तो मतलब 49 को क्या कहा जाता है, या तो नवचत्वारिंशति कहो या तो एकोनपंचाशत्। 50 को क्या कहा जाता है, पंचाशत्। 51 को क्या क्या कहा जाता है, एक पंचाशत्। 52 को द्विपंचाशत्। 59 को एकोनषष्टिः, दो पीछे 59। षष्टिः 60, एक षष्टिः 61 और एकोनषष्टिः 59 में अभी मैंने आपको बताया है, ये थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट हो गया है, 59। कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हो गया। हम 100 तक देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। और 100 में सारी नहीं ले रहे, दो ऊपर वाली रहे, 69 70 और 71 72। देखिए आप 59 60 और 61 62, यहाँ पर 62 नहीं ले पाए, कोई बात नहीं। आगे देखिए आप 19 79 80 और 81 82, दो इधर की दो उधर की, जो इंपॉर्टेंट है। 69 में देखिए एकोनसप्ततिः, तो 69 और सप्ततिः 70, इसी तरीके से एक लगा दो, दो लगा दो। 79 में देखिए एकोन क्या करेंगे, एकोनाशीतिः, जो शीतिः आता है तो मतलब अब हम 80 के उस तरफ पहुंचने वाले हैं, तो वहां पर ये हो जाएगा 79। और 80 कह रहा है अशीतिः, एकाशीतिः, द्वयाशीतिः, तो ये हो जाएंगे आपके बहुत जबरदस्त पॉइंट। ठीक है, चलिए। और अपन लास्ट स्टेज पर है, 89 को कहेंगे एकोननवतिः और नवतिः में कहेंगे 90, एक नवतिः 91 और द्विनवतिः 92। और अपन दो लास्ट के देखने वाले हैं, एकोनशतम और शतम। शतम तो 100 है और एकोनशतम ऐसा लगता है 101, नहीं, दो पीछे 99। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको मैंने बताया है, दो पीछे बताने का मतलब यही है। 2 मिनट ज़्यादा ले लिए, लेकिन कम से कम चैप्टर तो फिनिश हो गया, दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है। संख्याओं के बाद दोस्तों संधि के 3 से 4 स्लाइड देख लेते हैं, उसके बाद तुरंत हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन के बाद फिर हम चैप्टर करेंगे 2-3 फटाफट सुपर फास्ट में, ठीक है ना। बहुत छोटी वीडियो बनाई है जिसमें बहुत चुनिंदा लिया है सब कुछ। संधि की परिभाषा में आपसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि संधि किसे कहा जाता है, तो पदों या वर्णों के संयोजन से जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि कहलाता है। जब हिंदी में मैंने आपको पढ़ाया था तो समझ लो कि वर्णों के योग से जो बनता है वो संधि, या अगर ऑप्शन में ना हो तो पदों के योग से जो बनेगा, संयोजन से बनेगा, वो संधि कहलाएगा। जब दो वर्ण पास पास आते हैं तब उसमें विकार जो होता है ना, जो विकार मिलता है वही दोस्तों संधि कहलाता है। संधि का मतलब क्या होता है, संयोजन। संधि का मतलब क्या होता है, समझौता, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। संधि के भेद कितने होते हैं, तो संधि के भेद हिंदी की तरह 3 होते हैं, जिसको स्वर या संस्कृत में अच संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि, इसको संस्कृत में हल संधि कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और विसर्ग संधि बच्चे जानते ही हैं। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जब हिंदी पढ़ते थे तो उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन आते थे, लेकिन थोड़े से बिल्कुल मिलते जुलते तो होते हैं, लेकिन एक जैसे नहीं कह सकते हैं। परिभाषा एक अगर मैं बताऊं आपको कि भाई स्वर क्या है या अच संधि क्या है, तो एक स्वर के साथ दूसरे स्वर का जब मेल होता है ना, तो वही दोस्तों क्या होता है, स्वर या अच संधि कहलाती है। अब अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये बताओ कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो फटाक से आपने जवाब दे दिया कि भैया स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 होती हैं। लेकिन ये बताओ कि इसमें स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो बच्चा डाउट में पड़ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं वो 5 होते हैं। वो पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है अयादि संधि, चौथा है वृद्धि संधि और 5वां है यड़ संधि। अब बात यहाँ पर फंस जाती है कि अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि धर्मार्था में कौन सी संधि है, भाई संस्कृत का शब्द है। तो इस तरीके की सारी संधियों में 2-2 एग्जाम्पल समझ लेते हैं और फिर चलते हैं एक नए चैप्टर या नए क्वेश्चंस की श्रृंखला में, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, तो इसके बाद हम संधि के बाद हम 22 क्वेश्चन लगाएंगे, और वह 22 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 लाइनर के तौर पर एग्जाम में हर बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, चुनिंदा क्वेश्चन है। दीर्घ संधि में क्या है कि दीर्घ संधि की आपको ट्रिक हमेशा याद रखनी है कि अगर कोई भी बीच वाले अक्षर में बड़ा डंडा आ जाए तो आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे बीच वाला अक्षर धर्मार्थ में कौन सा है, तो बीच वाला अक्षर माँ है, इस पर बड़ा डंडा है, तो समझ लो दीर्घ संधि हो गई। हिमालय में बीच वाला अक्षर माँ है, बड़ा डंडा है, तो बड़ा का मतलब दीर्घ हो गया। अगर पूछा जाए कि बड़ा डंडा हो या बड़ी ई हो, ध्यान दीजिएगा, अगर बीच वाले अक्षर में बड़ा हो डंडा, बड़ी ई हो या फिर ऊ हो, तो भी आपका संधि दीर्घ ही होगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं रविंद्र, मुनींद्र, बीच वाले अक्षर में बड़ी मात्रा होनी चाहिए, चाहे वो आ की बड़ी मात्रा हो, चाहे वो ऊ की बड़ी मात्रा हो, चाहे वो
ई की बड़ी मात्रा हो। तीन बड़ी मात्राएं अगर हैं तो बड़ी का मतलब, बड़ा का मतलब दीर्घ संधि हो जाएगा। रविंद्र, मुनीन्द्र, हिमालय, धर्मार्थ, जितने भी आपको शब्द मिले बीच वाले अक्षर में अगर बड़ी मात्रा है तो आंसर दीर्घ संधि। ठीक है। गुण संधि में क्या होता है कि आ अथवा आ के बाद जब ई या छोटी ई या बड़ी ई आता है तो वहां पर अय हो जाता है। आ अथवा आ के बाद अगर उ और बड़ा उ आता है तो उस स्थान में ओ हो जाता है। और पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल। अब देखिए कितना आसान है। मैं इस अभी जब एग्जाम्पल में आऊंगा तो कितना आसान हो जाएगा। अगर आ अथवा बड़े आ के बाद री आ जाता है तो यह अर हो जाता है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और अगर आ अथवा आ के बाद री आता है तो वो अल हो जाता है। आप समझिएगा। इसका मतलब यह है कि गुण संधि में मैंने आपको कहा था कि सुरेश में कौन सी संधि है, तो बीच वाले अक्षर में अगर बड़ा डंडा, बड़ा ई की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा आती थी तो हम कहते थे दीर्घ हो जाता था। अब ये गुण संधि है तो गुण संधि की ट्रिक क्या है, नोट कर लो। तो गुण संधि की ट्रिक है दोस्तों, अगर बड़े बीच वाले अक्षर में अगर ए की मात्रा आती है, अगर ए की मात्रा आती है, एक मात्रा है, चाहे वो दोस्तों डंडे के ऊपर ये वाली हो, चाहे वो डंडे के ऊपर ये वाली हो, तो ओ की मात्रा अगर है तो ए की मात्रा है तो फिर क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। जैसे इसके हिसाब से अगर देखा जाए कि सुरेश में कौन सी संधि है, बीच वाले अक्षर में ए की मात्रा है, तो आंसर गुण संधि। सुरेश, मुनेश, दिनेश, राकेश, महेश, है ना, सारी हो जाएंगी। और अगर ओ की बात करी जाए तो मैं कहूंगा कि भाई यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये बताओ कि कोई भी अगर ले लेता हूं जैसे जैसे मोहर में, तो मोहर में बताइए कौन सी संधि है, तो ये देखिए ओ की मात्रा हो गई। बीच वाले अक्षर में अगर अर आता है तो यहीं से क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है। जितने देवर्षि हैं, महर्षि हैं, राजर्षि हैं, ऋ ऋषि वाला अगर कोई भी आपको वर्ड निकल आए तो वो अर हो जाता है और अर के साथ साथ ये संधि पूछ लेता है। कभी कभी कहता है ये बताओ महर्षि में कौन सी संधि है, और हम तो कहते हैं एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए कि महर्षि में कौन सी संधि है, तो वहां पर गुण संधि लगा देना। ठीक है, ऑप्शन में गुण संधि मिलेगा क्योंकि यहां पर ये री वाला जो है ये अर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अगली संधि पर चलते हैं, अयादि संधि। अयादि संधि की ट्रिक दोस्तों सिंपल सी है कि अयादि संधि में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। और अमूमन तौर पर 3 अक्षर वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सभी अयादि संधि के ही होते हैं, इतना याद रखो। जैसे यह क्या हो जाता है, यह दोस्तों आ धन आ बराबर अय हो जाता है। इसमें अय आओ हमेशा आता है। मैं और कुछ बता देता हूं, जैसे अगर पूछा जाए कि पवन में कौन सी संधि, पावन में कौन सी संधि, गायन में कौन सी संधि, गायक में कौन सी संधि, श्रवण में कौन सी संधि, इन्हीं में से आएगा। नाविक में कौन सी संधि, है ना, इस तरीके से नयन में कौन सी संधि, इस तरीके की सारी संधियां अगर आती हैं 3-3 अक्षर की तो वो आंसर अयादि संधि। वृद्धि संधि का मतलब समझिए, गुण संधि को बिल्कुल एकदम वृद्धि संधि के साथ जोड़ लो। गुण में क्या होता था कि सुरेश में एक मात्रा है, चाहे ओ की हो चाहे अय की हो, तो वो गुण संधि हो जाती थी। तो अब गुण संधि की ट्रिक क्या है, गुण संधि वृद्धि संधि की ट्रिक क्या है दोस्तों, वृद्धि संधि की जो ट्रिक है वो ये है कि एक मात्रा को 2 मात्राएं बढ़ गई तो बढ़ने को क्या कहते हैं, वृद्धि, यही ट्रिक है। अगर बीच वाले अक्षर पर एक मात्रा और बढ़ जाए, गुण से एक मात्रा और बढ़ जाए तो वो हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। बोले सर कैसे, जैसे एकाएक बीच वाले अक्षर में देखिए 2 मात्राएं हैं, मताएक के देखिए बीच वाले अक्षर में 2 मात्राएं हैं, बनौषधि देखिए बीच वाले अक्षर में 2 मात्राएं हैं, महौषधि बीच वाले अक्षर में ये सभी क्या हैं, ये 2 मात्राएं हैं। ये सभी क्या हैं, ये 2 मात्राएं हैं, तो आंसर वृद्धि संधि, क्योंकि मात्रा बढ़ गई है। ये ट्रिक आपको बोलनी नहीं है। यह संधि क्या कहता है, अत्याचारा में कौन सी संधि है, अगर क्वेश्चन में आ जाए अत्याचारा में कौन सी संधि है तो आप क्या मारोगे, तो बीच वाले अक्षर पकड़िएगा और इन बीच वाले अक्षर में ये देखिएगा, ये ट्रिक समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि ट्रिक क्या है, गोल्डन ट्रिक। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा आपको पता ही होंगे। या रा ला वा जो होते हैं ये क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है। या रा ला और वा अंतस्थ व्यंजन है। इन व्यंजनों में अगर कोई आधा वर्ड आगे से लटक जाए आके, जैसे यहाँ पर ता लटक गया, यहाँ पर दा और धा होते, धा पर दा लटक गया, है ना, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वा पर सा लटक गया, वा पर न लटक गया, तो अंतस्थ व्यंजन पर अगर कोई भी व्यंजन लटक जाए तो समझ लो कि उन संधियों की बात करी जाए तो दुनिया का हर शब्द यड़ संधि की तरफ जाएगा। बात क्लियर, कोई कॉन्सेप्ट दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन फटाफट कर लीजिएगा, देखिएगा पूरे 21 से 22 क्वेश्चन करेंगे और फिर चलेंगे नए चैप्टर पर। ठीक है, उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो उस व्यंजन की जो संख्या होती है वो दोस्तों 4 होती है। कौन कौन से हैं, सा 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 हा। उस व्यंजन
ऊष्मा प्रदान करते हैं। जब मुंह से घर्षण के साथ जीभ के द्वारा टकराते हैं तो यह जीभ के किनारे के हिस्सों से निकलते हैं। तो यह क्या है? ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से उत्पन्न होती है वे क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो आंसर अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन इस तरीके के ऑप्शन में होंगे, तो ऊष्म व्यंजन। लट लकार, लकार अभी पढ़ूंगा इसके जस्ट बाद। लट लकार से किस काल का बोध होता है? तो लट लकार जो होता है वो प्रेजेंट में यहां पर डिपेंड होता है, तो प्रेजेंट हो जाएगा, यानी वर्तमान काल। क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो क्रिया के साथ जो सीधे संबंध रखे जाएंगे वो कारक कहलाएंगे। और दोस्तों ये बताइएगा कि कारक का संबंध किससे है? अगर पूछा जाए तो उल्टा हो जाएगा आंसर, क्रिया से। ठीक है। संस्कृत में कारक की बात अगर हुई है तो संस्कृत में कारक की जो संख्या होती है वो 6 प्रकार की होती है। संस्कृत में कारक की जो संख्या होती है वो 6 प्रकार की होती है। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि अगर 6 प्रकार की होती है तो हिंदी में कितनी होती है? तो हिंदी में ये होती है पूरे 8 प्रकार की। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो कर्ता कारक में जो विभक्ति होती है वो प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा लिख लीजिएगा। कर्ता ने, कौन सी विभक्ति? ने आता है। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। ये भी आईएमपी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई सिंपल सी बात है, कर्ता हुआ, कर्म हुआ, कर्म की बात करेंगे तो कौन सी विभक्ति होगी? बताइएगा। चलिए पूछ ही लेते हैं। तो कर्ता के बाद कर्ता पहला है तो प्रथमा विभक्ति, और कर्ता के बाद कर्म आता है तो कर्म में क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, इसलिए ये द्वितीय विभक्ति। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होगी? इसी तरीके से जब हम अधिकरण की तरफ जाएंगे तो जहां पर अधिकरण में क्या मिलता है? अधिकरण में मिलता है विभक्ति में और पर मिलता है। और यहां पर क्या मिलता है? यहां पर मिलता है को मिलता है। इसीलिए यहां पर सप्तमी विभक्ति, क्योंकि यह 7वें पायदान पर अवस्थित है। क्या है? ये 7वें पायदान पर है। अधिकरण कारक का जो है चिन्ह क्या होता है? तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है में, पर और पे और याद रखिएगा। संप्रदान कारक की अगर मैं बात करूं तो संप्रदान कारक किसके लिए होता है? तो संप्रदान कारक होता है भेंट के लिए होता है, दान के लिए होता है, और इसकी विभक्ति जो होती है के लिए या को आता है। ठीक है। कभी कभी बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो कर्म के साथ लगा देते हैं। जी नहीं, जब कर्म की बात करी जाए तो भी को आता है, लेकिन यूज उसका अलग अलग है। ठीक है ना। यहां पर यूज उसको देने के शब्द में होता है। कर्म वाच्य में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है? तो कर्म वाच्य में केवल सकर्मक, सकर्मक का मतलब होता है जहां पर कर्म प्रधान होता है, कर्म होता है। और भाववाच्य में किस क्रियाओं का प्रयोग होता है? तो भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। अकर्मक का मतलब होता है जहां पर कर्म नहीं होता है, आ माने नहीं, कर्म माने कर्म। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संस्कृत में संधि के 3 भेद होते हैं। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रखनी है, स्वर, व्यंजन और संधि। और अगर स्वर के बात की बात करी जाए तो हमने अभी बताया 5 प्रकार। महावास्य किसकी रचना है? तो महावास्य की रचना, यानी महावास्य की रचना किसने की, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर पतंजलि हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा, जो भी होगा वहां पर एग्जाम हॉल में कर दीजिएगा। सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? तो सिद्धांत कौमुदी भट्टो जी ने भी लिखी है, जिसका नाम मैंने अभी आपको ऊपर जिक्र किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, और अगर मैं बात करूं बहुत सारी रचनाएं हैं, है ना। तो इस तरीके से हम जितनी भी रचनाओं की बात करते हैं, तो कालिदास को मैंने एक फोटो में आपको बताया था कि फोटो सहित मैंने आपको वहां पर बताया कि बहुत सारी रचनाएं मैंने मेघदूत से लेकर जाने कितनी रचनाएं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो 2 क्वेश्चन वेद से आ सकते हैं, एक ऋग्वेद, और अगर पूछे कि गायत्री मंत्र तो ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 होती है, याद रखिएगा। जो वेदों की संख्या होती है वो 4 होती है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद होता है क्या? प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद अगर पूछा जाए तो वो होता है अथर्ववेद। ठीक है, ये याद रखिएगा। लट लकार की बात करें दोस्तों तो यह किसको दर्शाता है? तो लट लकार जो दर्शाता है वो वर्तमान को, और ये दर्शाता है भूतकाल को। भूतकाल का मतलब होता है जो चीजें पास्ट में खत्म हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं। संस्कृत में कितने वाच्य होते हैं? तो दोस्तों वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, एक भाववाच्य, एक कृतवाच्य और एक कर्मवाच्य। कौन कौन से होते हैं? एक कर्मवाच्य, एक कृतवाच्य और एक भाववाच्य। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? संस्कृत भाषा जो व्याकरण है, यानी कह सकता है कि संस्कृत में पहली पुस्तक कौन सी है? तो अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी कितने अध्यायों पर आधारित है? 8 अध्यायों पर। कितने पाद हैं इसमें? तो दोस्तों 4 पाद हैं, ये बात आप याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अष्टाध्यायी की अगर बात करें तो इसके लेखक कौन है? तो ये है महर्षि पाणिनि, जो संस्कृत व्याकरण के जनक कहे जाते हैं। तो अब हमने अगर बात करी है यहां पर लकार की,
तो इस लकार के हम पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इस लकार के हम पूरे चैप्टर को बहुत शिद्दत के साथ पढ़ते हैं, बहुत ही मनोरंजन तरीके से, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, संस्कृत में लट, लिट, लुट, डॉट डॉट जितने भी लकार होते हैं, इसमें अगर कोई संख्या अगर पूछी जाती है तो वो संख्या होती है 10, क्योंकि यहां से इन 10 से क्वेश्चन बहुत आते हैं। यानी वास्तव में 10 जो प्रत्यय हैं जो धातुओं में जोड़े जाते हैं, इन 10 प्रत्ययों के आरंभ में ला आ जाता है, जिन्हें लकार कहा जाता है। जो भी प्रत्यय होते हैं इन धातुओं के साथ में जो जुड़ते हैं प्रारंभ में, उनमें क्या होता है कि वो एक लकार का रूप ले लेते हैं। अब संख्या तो 10 होती है, अब बात ये आती है कि संख्या अगर 10 होती है तो वो संख्या है कौन कौन सी। तो देखिए, यहां से क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछ दे कि ये बताओ कि ये किसका रूप है, या डायरेक्ट ये पूछ दे कि ये बताओ कि इस किसको कहते हैं, तो आपके ऑप्शन में वर्तमान होगा, तभी मारोगे तब जब आपको पता चलेगा कि पता होगा भाई, तभी तो मारोगे। तो लट लकार होता है वर्तमान काल को कहते हैं, लिट लकार होता है परोक्ष भूतकाल को, लुट लकार होता है अनघतन भविष्य को कहते हैं, जो भविष्य का मतलब समझते हो, इन फ्यूचर की बात कर रहा है, जो आने वाला होता है। और जो लिट लकार होता है वो सामान्य भविष्य को कहते हैं, जो सामान्यतः अगर हम पूरी तरीके से बात करें कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है। सामान्य वर्तमान भी होता है, सामान्य भूतकाल भी होता है, ठीक है ना। और लट लकार होता है जो भूत होता है। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन यहां से बनता है जो अनुमति, आज्ञा, अर्थ। अब क्वेश्चन दे देगा आपसे, क्वेश्चन में भी मैं कराऊंगा, जैसे इसी में से अभी मैं आपको जिस तरीके से रामः रावणम ममार, अब यहां से अगर क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाए कि ये बताइएगा कि रामः इदम कार्यम करिष्यति, बताइएगा कि कौन सा काल होगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पहले अच्छे से पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये VIMP को पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये विधिलिंग क्या का मतलब होता है कि जहां पर अनुमति, आज्ञा, प्रार्थना आदि के अर्थ में जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है तो वहां पर यह लकार प्रयोग होता है। आशीर्वाद के अर्थ में आशीर्लिंग की बात होती है, लोट लकार में आज्ञा के अर्थ में, और ये सामान्य भूतकाल में होता है। और ये दोस्तों हेतु हेतु मत। आप देखिएगा, एक एक को अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहला है लट लकार। पहला क्वेश्चन कि ये किससे संबंधित है, वर्तमान, इन प्रेजेंट। जैसे श्यामः खेलती, ता है, ती है, ते है, आता है, तो प्रेजेंट में इंग्लिश में हम बोलते हैं यस या यस लग जाए, तो श्याम खेलता है, बताइए कौन सा लकार होगा, तो लट लकार होगा। लट लकार हमेशा एट अ प्रेजेंट की बात करता है, प्रेजेंट में यूज होता है। लिट लकार की बात करें तो दोस्तों यह परोक्ष भूतकाल है, जो अपने साथ ना घटित होकर किसी इतिहास का विषय हो, अपने साथ मतलब पूरी तरीके से दूसरे से संबंधित हो। रामः रावणः रावणम ममार, सॉरी, राम ने रावण को मारा। आप कारक देखेंगे तो को का यानी कर्ता ने कर्म को हो जाएगा। और अगर मैं कह दूं कि भाई मारा, खत्म बात हो गई, भूतकाल की बात हो गई, अपने साथ नहीं घटित हुआ है, दूसरे के साथ हुआ, इतिहास की बात कर रहा है, इतिहास, इतिहास, ठीक, आधुनिक नहीं बात कर रहा है, इतिहास की बात कर रहा है। अगर मैं कह दूं कि भाई भविष्यति काल में, तो वो हो जाएगा लुट लकार, जो आज का दिन छोड़कर आगे होने वाला है, इन फ्यूचर। तो अगर फ्यूचर की बात करें तो वह परसों विद्यालय जाएगा, सह परश्वः विद्यालय हम गंतः, तो हम ये कहें कि वो जाएगा। परसों का मतलब होता है कि आने वाला, जो परसों की बात करें जाएगा, जाएगा का मतलब है गा है, गी है, गे है, और ये भविष्यति इन फ्यूचर की ही बात करता है दोस्तों। और परसों तो पिछला भी होता है, लेकिन वो हो जाता है पास्ट में, वो भूतकाल में आता है, उसमें गा गी गे नहीं आएगा। और अगर लिट लकार की बात करें तो वो सामान्य भविष्यति काल होता है, जो आने वाले किसी भी समय में हो सकता है, सामान्य भविष्यति काल में। राम यह कार्य करेगा, रामः इदम कार्यम करिष्यति, यह कार्य करेगा, ठीक है ना, करिष्यति। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि वो ऐसा कोई भी सेंटेंस आए जहां पर आपको लगता है कि भविष्य काल है तो वहां पर लिट लकार लगेगा, लिट लकार है तो वहां पर सामान्य भविष्यति काल को इंगित करेगा। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपको 5 और 6 देखना है। लेट लकार में कहता है यह लकार केवल वेद में प्रयोग होता है, ईश्वर के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि वह किसी काल में बंधा नहीं है, वो ईश्वरीय प्रेम के लिए है, ईश्वरीय ऑब्जेक्ट के लिए, ईश्वरीय चीजों के लिए है, भगवान के लिए है, ठीक है ना। लोट लकार ये कहता है कि यह लकार आज्ञा, अनुमति, प्रशंसा, प्रार्थना आदि के रूप में प्रयोग होता है। जैसे भवान गच्छतु, आप जाइए, सह क्रीडतु, वह खेलें, त्वम खाद, तुम खाओ, किमहम बदानी, क्या मैं बोलूं, मतलब ये कह रहा है कि अनुमति ले रहा है, प्रशंसा कर रहा है, आज्ञा दी जा रही है। तो वहां पर सारे ऑब्जेक्ट आपके स्क्रीन पर होते हैं,
तो वहां पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, 6 हो गए। लट लकार की बात करी जाए तो यहां पर होता है भूतकाल से संबंधित कि आज का दिन छोड़कर किसी अन्य दिन जो हुआ हो, आज का दिन छोड़ दो। भवान तस्मिन दिने भोजनम पचत, आपने उस दिन भोजन पकाया था। ठीक है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि दोस्तों उस दिन, आज का दिन छोड़ो, उस दिन मुझे याद आ गई, आज बैठा हूं तो यार पिछले दिनों को याद कर रहा हूं कि उसने भाई बहुत बढ़िया टेस्टी भोजन था। ठीक है ना, तो इस चीज को आप याद रखें। अब बात यहां पर आती है कि जो ये वाला लकार है इसमें आशीर्वाद से संबंधित होता है। जैसे भवान जिव्यात, आप जियो, तुम सुखी भूयात, तुम सुखी रहो। अगर किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, जब हम इच्छावाचक में पढ़ते थे अपन, जब विधानवाचक में पढ़ते थे तो वहां पर इस तरीके से हम वाक्यों को पढ़ते थे, उसमें भी इस तरीके के पॉइंट आते थे। ठीक है ना, भवान पठेत, आपको पढ़ना चाहिए। किसी को अगर विधि बतानी है, किसी को राय देनी है, किसी को आशीर्वाद देना है, तो यहां पर यह लकार प्रयोग होता है। लुट लकार की बात करें तो सामान्य भूतकाल होता है, जो पास्ट एंड प्रेजेंट की बात नहीं है, इन फ्यूचर की बात नहीं है, पास्ट की बात कर रहा है, जो बीत चुका होता है। अहम भोजनम अभक्षत, मैंने खाना खाया, आ लग चुका है ना, अभक्षत मैंने खाना खाया, ये व्यक्ति की बात कर रहा है दोस्तों। और लेंट लकार की बात करेंगे तो ऐसा भूतकाल जिसका प्रभाव वर्तमान तक हो, वर्तमान ऐसा भूतकाल, पिछला बीत चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी तक हो। जैसे यदि तुम अपठिष्यति तहिर विद्वान भवितुम, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या कह रहा है कि अगर कोई भी आपने कार्य किया है, मतलब आपने अपनी छाप छोड़ दी, और अगर आप अपनी छाप छोड़ रहे हो तो पास्ट में छोड़ी होगी, और अगर आपने पास्ट में अपनी छाप छोड़ी होगी तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो ब्यौरा होगा वो वर्तमान के काल तक चला आ रहा है। ठीक है ना, यदि तू पढ़ता तो विद्वान बनता, बात आज कर रहे हैं, लेकिन बात पिछली है कि अगर उस समय तुमने पढ़ लिया होता तो यहां पर आज जो है ना तुम कुछ कर लिए होते, अगर पढ़ते तो नौकरी लग जाती, सिंपल सी बात है। तो मतलब यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा भूतकाल जिसका प्रभाव वर्तमान तक हो तो वो लकार बताइए, तो वहां पर ये लकार आपको लगा देना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। फटाफट जान लेते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं जहां पर अंगों के नाम पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी कलर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अंगों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन पहले अंगों के नाम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ लिंग देखेंगे, यानी जहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हिंदी में लिंग अलग है, हिंदी में वचन अलग है, लेकिन संस्कृत में वचन और लिंग अलग है। तो सबसे पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। तो 2-3 चैप्टर मात्र 5 से 6 मिनट के अंदर खत्म कर लेते हैं। देखिएगा, शरीर के अंगों में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हड्डी होती है इसको संस्कृत में अस्थि कहा जाता है, जिसमें केवल विसर्ग का मतलब होता है। अंगुली में विसर्ग का मतलब अंगुली होता है। यहाँ पर थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि निचला ओंठ जो होता है वो अधरम कहा जाता है। अधर, अधर माने नीचा तो होता है, लेकिन अधरम का मतलब होता है कि निचला होठ हो जाता है। आंख का अंगूठा जो होता है वो अंगुष्ठा होता है, ऊपरी होठ होता है जो ओष्ठा होता है। ठीक है ना, अब निचला होठ ऊपरी होठ में फर्क है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। माथा को संस्कृत में क्या कहा जाता है? ललाटम या फिर मस्तकम। छाती को उराह कहा जाता है या फिर वक्ष स्थलम। देखिए, ललाटम है माथा, छाती को वक्ष स्थलम। सिर को कहा जाता है सिरा या शीर्षम, बहुत सिंपल है। पेट को देख लेना, IMP है, एक बार पूछा भी गया है। उदरम कहा जाता है। पुतली को कनीनिका, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। मूछ को समश्रु कहा जाता है, ये तत्सम तद्भव में भी पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। खोपड़ी को कपालाह कहा जाता है, गाल को कपोलाह, दोनों में फर्क है, केवल मात्रा का फर्क है, समझ लीजिएगा। बाद में ये नहीं कहना है कि गलत हो गया कपाल और कपोला। कपाल तो सिर होता है, सिर का जो पार्ट होता है स्केलेटन सिस्टम में भी आता है। ठीक है ना। पैर में दोस्तों आप चरणा की बात करेंगे। खून रक्त को रक्तकम या रुधिरम, बहुत सिंपल है। इसके अलावा भुजा की बात की जाए तो भुजा है बाहु। ठीक है। जिगर की बात की जाए तो जिगर यकृत है और यकृतः इसको संस्कृत में बोला जाता है। भौं को ब्रूहा, रीढ़ की हड्डी मेरुदंडा, सिंपल है। कलाई में मणिबंधा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कठिन भी है। ठीक है, चलिए। दिमाग को कहा जाता है मस्तिका, सिंपल है। कंधा को स्कंधा, तत्सम तद्भव में भी आता है, ये तत्सम तद्भव ही है। और अगर देखा जाए हृदय दिल, और इसको हृदयम कहा जाता है। हाथ को कराह या हस्ता या पाणी, ये पाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाणी में इंपॉर्टेंट है, यानी जिनके जैसे हम कहते हैं ना चक्र पाणी में, बताइए समास कौन सा है? चक्र धारण है जिनके, पाणी यानी हाथ में, तो बहुब्री। पलक की बात करें तो पक्षमाह होता है, तो ये भी आपको याद रखना है।
अगर बात करें 26 नंबर में, आंख को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो नेत्रम, लोचनम, नयनम, चक्षु, ये सभी संस्कृत के वर्ण है, कोई भी ऑप्शन मिल सकता है, सिंपल है। कान्हा का कर्णा तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन श्रोतम आपको याद रखना है, श्रोतम का मतलब होता है सुनने के लिए। बाल की बात करें तो केसा सिंपल होता है, लेकिन सिरो रोहू ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नाक का नासिका सिंपल है, नाखून का नकहा सिंपल है दोस्तों। ये 30 हो गए। अब बात करेंगे दोस्तों संस्कृत में जो फूल होते हैं, संस्कृत भाषा में फूलों के नाम, यानी जो संस्कृत नेम्स ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं। जैसे खिला हुआ फूल संस्कृत में क्या कहलाएगा, स्फुटम कहलाएगा या विकसितम कहलाएगा। विकसित होने वाला तो विकसितम लग जाएगा, तो वहाँ पर संस्कृत का नाम हो जाएगा। केतकी की बात करें तो कैतकम हो जाएगा, ये भी आईएमपी है। मुरझाया हुआ फूल जो होता है म्लानम होता है। गुलाब आईएमपी है, जहाँ पर आईएमपी लगा है तो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये गुलाब जो है ये है पाटलम, क्योंकि गुलाब, गेंदा और कमल ये 3 फूल बहुत आते हैं, तो गुलाब है पाटलम। पारिजात है सेफालिका, ठीक है ना, पारिजात क्या है, सेफालिका है। अगला है कनेर। कनेर का जो फूल होता है वो उसको संस्कृत में कहा जाता है कर्णोर, जो है कर्णोरहा। अब देखिए कनेर को नाम से ही आप सिंपल सी अगर मैपिंग करें माइंड मैपिंग में तो आप लगा सकते हो। पलाश को थोड़ा सा माइंड मैपिंग में दिक्कत होगी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। किंसुकाहा होता है जिसको किंसुक कहा जाता है। अमरदास को कहा जाता है व्याधिघात, आईएमपी है, बहुत बार पूछा गया है। जूही को यूथिका कहा जाता है। चंपा को चंपकम, लगा लोगे मुझे उम्मीद है। अब देखिए ये लास्ट स्लाइड है फूलों के नाम की, ठीक है ना, लास्ट स्लाइड, शायद एक और स्लाइड होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 2 स्लाइड में विलोम शब्द और फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस की श्रृंखला में। अब देखिएगा मौलसेरी की बात की जाए, यानी यहाँ पर अगर बात की जाए मौलसरी की बात करी जाए, ये फूल का नाम है, इसको बकुला कहा जाता है, नहीं सुना होगा आपने। सूरजमुखी सुना होगा, जिसको दिवाकरः कहा जाता है संस्कृत में। कुमुद को पद्मिनी कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नील कमल को कृष्ण कमलम कहा जाता है, और गेंदे के फूल को स्थल पदम कहा जाता है। अच्छा, स्थल पदम कहा जाता है, साथ ही साथ मैं बता दूं कि कमल के फूल को भी स्थल पदम कहा जाता है, ये भी बहुत बार पूछा गया, स्थल पदम, ठीक है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। मैं अभी बताऊंगा अभी आपको कि कमल को और किन नाम से जानते हैं। चमेली को जाति पुष्पम कहा जाता है, फूल को पुष्पम कहा जाता है, सब जानते हैं। कमल को स्थल पदम के साथ साथ सहस्त्र पत्रम भी कहा जाता है, VIMP, स्थल पदम, और लिख लीजिएगा इसका क्या है, स्थल पदम, ठीक है। चंदन को श्रीखंडम कहा जाता है। नारंगी को जाम्भ जम कहा जाता है। अब चलिए यहाँ पर 2 स्लाइड केवल जानेंगे विलोम शब्द की। विलोम शब्द तो मैंने ऑलरेडी हिंदी में पढ़ाए हुए हैं, तो वहां से विलोम शब्द, संस्कृत वाले विलोम शब्द बिल्कुल सेम पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जैसे अक्रूर आया था और अचल आया था और अकलुष आया था, तो देखिएगा अक्रूर का विलोम क्रूर होता है, अकलुष का विलोम कलुष होता है, अग्रज का विलोम अनुज होता है, अग्रिम का विलोम अंतिम होता है, सिंपल है। अचल का चल होता है, जो चल भूमि होती है, चल संपत्ति होती है, उसको उल्टे में कहते हैं अचल संपत्ति। अजल का निर्जल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्जल का अजल, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आहूत का विलोम क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अनभिज्ञ का विलोम क्या है, क्वेश्चन में पूछता है अनावृष्टि का विलोम क्या है, ये बहुत आता है, ये वाला तो बहुत ही पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं कि अंत का क्या होता है, अनंत होता है। अल्प का क्या होता है, अति होता है, या अति का अल्प होता है। अथ का इति होता है, इति का अथ होता है। अतुकांत का क्या होता है, तुकांत होता है दोस्तों। अनावृष्टि का क्या होता है, अतिवृष्टि होता है, जहां पर वर्षा ज्यादा हो या कम हो, आपस में विलोम। अनाहूत और आहूत दोस्तों आपस में विलोम शब्द होते हैं। अनुकूल का प्रतिकूल होता है। विरक्ति का अनुरक्ति होता है, ठीक है ना, अनुरक्ति का प्रेम, विरक्ति का मतलब दूर हो जाना। अंत्य का नित्य होता है। अनित्य का मतलब क्या होता है, जहां पर नित्य का मतलब होता है रोज प्रतिदिन, और अनित्य का मतलब होता है कभी कभार। अविज्ञ का अनभिज्ञ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अविज्ञ अनभिज्ञ वाला, ठीक है ना, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को कभी भूल नहीं सकते आप। चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको नहीं भूल सकते आप। अर्वाचीन का प्राचीन होता है। अपकार का उपकार होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये IMP क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पर गोला लगा है। अब देखिएगा, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, उपकार का अपकार होता है, अवलंब का निरालंब होता है, इंपॉर्टेंट है, अधम का उत्तम होता है, अवनत का उन्नत होता है, उन्नत करने का मतलब प्रोग्रेस, अवनत करने का मतलब ग्राफ नीचे आ रहा। अंतरंग का बहिरंग होता है, यहाँ पर रिपीट हो गया अंतरंग बहिरंग। अदे और दे, यानी जो चीज़ दी जा रही है वो दे है, अदे का मतलब जो ना दी जा रही हो। बाह्य या अंतर, ठीक है ना, बाह्य का अंतर हो जाएगा, बाहरी का अंदर हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखनी है। सनाथ का अनाथ हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे चैप्टर पर, जिसमें हम वचन जानेंगे और जिसमें हम लिंग जानेंगे, क्योंकि संस्कृत में लिंग और वचन अलग अलग होते हैं। संस्कृत में लिंग और वचन अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जिसमें 2-2 स्लाइड में हमने खत्म कर दिया, मात्र 5 मिनट के अंदर ये पूरी तरीके से सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे और फिर क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, फिर चलेंगे दोस्तों अपन क्वेश्चन पर, बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को करेंगे। देखिए, हिंदी से संस्कृत अनुवाद, मैंने जो एक चैप्टर है उसमें आता है वचन और लिंग। अब जब हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, तो हिंदी में जो वचन होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। लेकिन जब संस्कृत में आते हैं तो वचन की संख्या हो जाती है 3 हो जाती है, जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी ये वचन जो है ये आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। अब इन तीनों वचनों को बड़ा ध्यान से देख लेते हैं एक एक स्लाइड में। जो केवल एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु का बोध कराए उसे एक वचन कहा जाता है। एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम गच्छामि, इस वाक्य में एक वचन कर्ता है अहम तथा एक वचन क्रिया है गच्छामि, तो इसलिए अहम गच्छामि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग हुआ है। हमारी एक वस्तु का बोध कराने वाली कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा वस्तु, कोई भी ऐसा व्यक्ति एक वचन कहलाता है। सिंपल सी बात है, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि है ही नहीं दिक्कत वाली बात। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पर द्विवचन। 2 व्यक्ति अथवा वस्तुओं का बोध कराने के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है। 2 व्यक्ति अथवा वस्तुओं का बोध कराने के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है। जैसे आवाम तथा क्रिया पटाहवा। अब देखिएगा यहाँ पर दोनों ही, ये क्या है, ये पटाहवा है, ये क्या क्रिया है, और ये दोस्तों क्या है, आपका कर्ता है। आवाम और क्रिया जो है आपकी पटाहवा लग रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो है आपके द्विवचन में प्रयोग हुए हैं। जहाँ पर द्विवचन की बात की जाए तो वहाँ पर द्विवचन संदर्भ में प्रयोग होगा। अब बहुवचन तो सिंपल है कि 3 या 3 से अधिक या 2 या 2 से अधिक वस्तुओं से जो मिलकर चीज़ें बनती हैं वो बहुवचन कहलाती हैं। भाई किसी भी एक व्यक्ति से बहुवचन तो बन नहीं सकता। सभा तो कहीं ना कहीं कई लोगों से मिलकर बनेगी, बाजार कई लोगों से मिलकर बनेगा, स्टेडियम में कई लोग होंगे तभी भीड़ इकट्ठी होगी, तो वहाँ पर बहुवचन होता है। वयम पठामः, इस वाक्य में अनेक का बोध हो रहा है। कर्ता वयम है जो बहुवचन है और क्रिया पठामा है जो दोनों ही बहुवचन है। इसलिए बहुवचन का मतलब है कि क्रिया और कर्ता बहुवचन दोनों में हो और द्विवचन में दोनों क्रियाएं द्विवचन में हो और एक वचन में दोनों क्रियाएं एक वचन में हो। चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं आगे, तो लिंग चैप्टर मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपका उद्धार होने वाला है, तो हम ये कहते हैं ना कि सारे सब्जेक्ट को देखो। अगर एक आध सब्जेक्ट भी आपका कमज़ोर हो जाता है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि जो हमारे मजबूत विषय होते हैं उन पर भी हम पकड़ नहीं बना पाते। कभी कभी हमको ये लगता है कि वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन उनमें हम तो अक्सर मात खा ही जाते हैं, और जो सिंपल वाले होते हैं वो तो उनमें तो पहले से ही मात खाए हुए होते हैं। इसलिए कमज़ोर सब्जेक्ट को आप समय दें, लेकिन मजबूत सब्जेक्ट को और ज़्यादा समय दें, क्योंकि हमारा वहीं से उद्धार होने वाला है। ठीक है ना? तो इसलिए सारी लिंक हम नीचे दे देंगे कमेंट बॉक्स में। हिंदी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई आपको, सीडीपी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई आपको, ईवीएस बहुत ज़बरदस्त तरीके से, संस्कृत, ये इंग्लिश और साथ ही साथ मैथ बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना है और दोस्तों को बताना भी है। आपके सिलेक्शन से इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं, सब्सक्रिप्शंस नहीं। सब्सक्राइब करें अन्यथा बिल्कुल ना करें, सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें, लेकिन सिलेक्शन देकर जाएं और ये बताएं कि सर सिलेक्शन हुआ है, हमारी मेहनत से हुआ है, थोड़ी सी आपकी मेहनत से हुआ है, घर वालों की मेहनत से हुआ है। हर किसी ना किसी की मेहनत लगी होती है दोस्तों। सारा श्रेय हम नहीं ले सकते, सारा श्रेय आपको भी नहीं दे सकते। बहुत कुछ सीखा है आपने, लोगों से बहुत कुछ सीखा है। बहुत से टीचर आपके, बहुत से स्कूलों में आपके टीचर मिले, उनसे आपने सीखा है। संस्कृत में लिंग होते हैं 3 प्रकार के, एक पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है। हिंदी की अपेक्षा में यही क्या है, एक्स्ट्रा है। यही क्या है, यही दोस्तों एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलिए पुल्लिंग की मैं बात करूं तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। पुरुष जाति का बोध अगर कराएगा, मेल कैंडिडेट होगा, अगर मेल कैंडिडेट, मेल बॉयज अगर आ रही तो वो दोस्तों आपका पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे रामः गच्छति,
अब देखिएगा राम काशी जाता है, यहाँ पर देखिए काशी जाता है, यहाँ पर काशी लिखना भूल गए, रामः काशी ही गच्छति। अगर मैं देखूं यहाँ पर क्या है कि राम क्या है, तो दोस्तों राम दोस्तों क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है, किसी नाम की बात की जाए, कोई स्थान का नाम हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो वो नाम है अगर पर्टिकुलर, तो वो दोस्तों आपका पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है, नाम है, तो व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वस्तु है, उसका भी अगर क्या है मेल वॉइस ही निकल रहा है, तो भी वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, लाइक अ फीमेल, और अगर फीमेल वॉइस अगर निकालेंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। गीता गृहम गच्छति, गीता घर जाती है, और इस वाक्य में अगर गीता को पूछा जाए क्या है ये गीता, तो ये गीता स्त्रीलिंग है दोस्तों। तो मतलब ये तो सिंपल था, लेकिन कराने का मतलब यहाँ पर था, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहीं से, कि भाई हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और संस्कृत में लिंग और वचन में क्या परिवर्तन है। अब स्त्रीलिंग हो गया, अब नपुंसक लिंग, ये आपका एक्स्ट्रा है। जो शब्द नपुंसकत्व की बात करते हैं, ना स्त्री हो ना पुरुष हो, तो नपुंसक लिंग कहलाते हैं। धनम, बनम, फलम, पुस्तकम, ज्ञानम, दधि, मधु आदि, ये संस्कृत के वर्ड हैं, इनको आप हिंदी से नहीं जोड़ सकते। क्वेश्चन में अगर कह दे कि भाई ये बताओ कि दधि शब्द कैसा है, कौन से लिंग में आता है, तो तुरंत वहां पर आपको संस्कृत अगर कर रहे होंगे, उस समय सब्जेक्ट कर रहे होंगे, तो वहां पर आपको नपुंसक लिंग मारना पड़ेगा। जो ना तो स्त्री का बोध करा रहे हैं, ना भाई पुरुष का बोध करा रहे हैं, वो हमारे बीच में आ रहे हैं, नपुंसकत्व में आ रहे हैं, नपुंसक लिंग में आ रहे हैं। ठीक है, इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। और अंतिम स्लाइड में धातु को देख लेते हैं, फिर अपन क्या करेंगे, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है ना, फिर क्वेश्चन पर आते हैं। धातु की बात करी जाए तो क्रिया अपने मूल रूप में धातु कही जाती है, यानी क्रिया जो अपने मूल रूप में होती है वही धातु होती है। जैसे गम जाना, हंस हंसना, क्री करना, करना के लिए क्री, हंस के लिए हंसना बना दिया, गम से जाना बना दिया, प्रक्ष से पूछना बना दिया, भवाद्यो घातवः। तो हम ये कहते हैं ना, तो इस तरीके से जितनी भी धातुएं हैं हम उनको बना देते हैं, तो वो मूल धातु की बात करते हैं। जो मूल धातु है ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इसी से सारी चीजें हैं। सूत्र के अनुसार क्रियावाची जो भू, गम, पद आदि की धातु संज्ञा होती है। इस तरीके से आपका जो धातु वाला चैप्टर है पूरी तरीके से फिनिश। धातु की बात अगर की जाए तो सकर्मक, अकर्मक, अकर्मक बिना काम वाली, और सकर्मक कार्य वाली, जहां पर कर्म हो वहां सकर्मक, है ना, इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो अब बारी है हम वीडियो के अंतिम छोर पर, जहां से क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में फंसेंगे। ये 50 क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में, ठीक है ना, होमवर्क का मतलब है मैं ही कराऊंगा, टेंशन ना लो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 50 क्वेश्चन देखिए कहाँ तक आपका पूरा मेथड है। जो चीज़ें नहीं कराई होंगी वो इन क्वेश्चंस में मिलेंगी। 3 संख्या का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, जो 3 है दोस्तों उसका स्त्रीलिंग पूछ रहा है, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा। उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ। जो चीज़ें नहीं आ रही उसको नोट जरूर कर लेना, या दिमाग में रख सकते हो तो रख लेना। पहला शब्द का नपुंसक लिंग में क्रमवाची रूप क्या होगा। अगर कोई पहला है, पहला का मतलब एक, एका, तो इसका अगर नपुंसक लिंग का क्रमवाची होगा तो दोस्तों प्रथमः, प्रथमः, प्रथमम या फिर प्रथमता। अभी नपुंसक लिंग की बात करी थी ना दोस्तों, तो वहां पर हमने कुछ बताया था, आपको याद है, तो वहां पर आंसर क्या हो जाएगा, प्रथमम के साथ चला जाएगा। ये नपुंसक लिंग की बात कर रहा है। गवाह शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो गवाह शब्द में अगर देखना है तो विभक्ति आपको याद करनी पड़ेंगी, जिसमें अगर ये क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है, इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति द्विवचन हो जाएगा। आंसर जाएगा बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि तद शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा, बताइएगा, जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, वो जाएगा दोस्तों सर्वाह के साथ जाएगा। अब सर्वाह कौन सा हो जाएगा, सर्वाह हो जाएगा, सर्वा हो जाएगा, ना तो सर्वाह होगा ना सर्वा होगा, बल्कि क्या होगा, सर्वया होगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तिष्ठतु क्रियापद में कौन सा लकार है। 5 नंबर, तिष्ठतु क्रियापद में कौन सा लकार है दोस्तों, तो यह लकार हो जाएगा आपका लोट लकार। क्या हो जाएगा, लोट लकार हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट, नृत धन अनियर, यानी अगर प्रत्यय जोड़ देता हूं नृत में तो फिर वो क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ क्या हो सकता है, तो आंसर जाएगा सी के साथ। यहाँ पर नर्तनीहा के साथ चला जाएगा, क्योंकि यही लॉजिक एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट, दुष्ट धन तल बराबर क्या होगा, दुष्ट धन तल, दुष्ट धन तल बराबर क्या होगा,
दुष्टता होगा, दुष्टम होगा, या फिर दुष्टतल होगा, या दुष्टता, ये डी ऑप्शन वाला। यहाँ पर ऑप्शन जाएगा फिलहाल ए के साथ, क्योंकि शब्द सही शब्द ही लेना है, वर्तनी को भी विशेष ध्यान में रखना है। प्रेयस धन द्वीप बराबर क्या होगा? अगर देखा जाए तो इसको अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रत्यय है ना, इसका मतलब यहाँ पर सा में ये चेंज हो जाएगा, और सा में जब चेंज होगा तो ये बड़ी की मात्रा में चेंज हो जाएगा। तो 8वें नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो प्रेयसी तो हो जाएगा, लेकिन कौन सा प्रेयसी हो जाएगा? तो प्रेयसी दोस्तों जो होता है ना, वो ये वाला प्रेयसी शुद्ध माना जाता है। ऑप्शन सी लॉक किया जाए। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी या रोमन? हिंदी भाषा से लेकर संस्कृत तमाम ऐसी भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी ही मानी जाती है। जो वर्ण अकेले नहीं रह सकते उन्हें क्या कहा जाता है? जो वर्ण अकेले नहीं रह सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों अयोगवाह कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अयोगवाह कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको लिया है। ते धन अपि बराबर क्या संधि बनती है? ते धन अपि में कौन सी संधि बनेगी? तो अपि बनेगी, ते अपि बनेगी ये वाली, या ता अपि बनेगी, या फिर ते अपि ये वाली बनेगी। देखिएगा अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में तो 11 नंबर का जो आंसर है वो डी के साथ जाएगा। ते अपि ये वाला हो जाएगा, ते अपि, ऑप्शन डी। समस्या शब्द के योग में कौन सी विभक्ति आएगी? समया शब्द के योग में एक समस्या से भी क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको। समया शब्द के योग में कौन सी विभक्ति, क्योंकि ये समया वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है। योग में अगर पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर द्वितीय हो जाएगा। राइट आंसर ए को लॉक किया जाए। 4 संख्या का स्त्रीलिंग में क्या शब्द बनेगा? 4 संख्या है यानी 4, इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? तो इसका स्त्रीलिंग क्या चत्वारि बनेगा? दिमाग लगाइएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों 4 की बात की जाए तो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ जाएगा। यहाँ पर ये लॉक होगा। नेक्स्ट, 21वें क्रम का स्त्रीलिंग में संस्कृत क्रमवाची रूप क्या होगा? 21वें क्रम, 21वें का स्त्रीलिंग पूछ रहा है। 14 नंबर, 14 नंबर की अगर मैं बात करूं तो आपने आंसर लगा लिया होगा, उम्मीद है। तो यहाँ पर मैंने जब अभी संख्या वाला पढ़ाया था तो उसमें आपने देखा होगा, तो हम यहाँ पर ऑप्शन जाएगा किसके साथ? 14 के बी के साथ जाएंगे, यानी 21 और इसमें पूछ रहा स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर लग जाएगा तमी। अगला, विद्वस शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रुख होगा? विद्वस। अब विद्वस विद्वान, अब विद्वान, अब विद्वान का क्या होता है? विदुषी। और हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति विद्वस में, तो 15 नंबर का जो आंसर जाएगा वो बी के साथ विदुषय हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मत शब्द रूप पद में कौन सी विभक्ति है? मत शब्द रूप, मत शब्द रूप में कौन सी विभक्ति होगी? 16 नंबर। 16 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 16 नंबर का जो आंसर होगा वो पंचमी विभक्ति के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट, लेखिष्यति क्रियापद में कौन सी धातु है? लेखिष्यति क्रियापद में कौन सी धातु है? 17 नंबर का, तो 17 नंबर का हो जाएगा, ये लिख धातु से बना है, इसलिए लिख धातु ऑप्शन जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट, लब्धवयः प्रत्यय में कौन सी प्रकृति प्रत्यय, यानी कौन सी प्रकृति की बात कर रहा है? जो प्रत्यय क्या है अगर पूछ रहा है, तो लब्धवयः में कौन सा प्रत्यय है? 18 नंबर का बी हो जाएगा, और बी है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ, है ना। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हलंत नहीं है। नेक्स्ट, साप्ताहिक प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है? साप्ताहिक प्रत्यय रूप में कौन सा प्रत्यय सही बैठेगा? तो बहुत सिंपल है, साप्ताहिक को देखा जाए तो यह बी के साथ जाएगा। क्या यह 19 के बी के साथ जाएगा? अब देखिए प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय पूछ रहा है, तो प्रकृति प्रत्यय थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और इसलिए सप्ताह धन इक ना होकर ये सप्ताह धन ठक हो जाएगा, जो काफ़ी बच्चे गलत करके ऑप्शन नंबर सी लगा देते हैं, वो तो सामान्य प्रत्यय हो जाता है। नेक्स्ट, गुणिन दीप जोड़ने पर क्या बनता है? तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो हम ऑप्शन नंबर 20 में हमारा जो आंसर जाएगा किसके साथ? यहाँ पर डी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से करेंगे। अब 21 से लेकर बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन मैंने लिए, 21 से लेकर बहुत चुनिंदा क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे, यानी 30 क्वेश्चन लास्ट के, बहुत इंपॉर्टेंट। भाषा शब्द को संस्कृत की धातु से बना है, तो भाषा जो बना है वो भास से बना है, ये वाला भास रहेगा। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत में ऊष्म वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 4, सा 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 हा होती है। यशोबलम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यशोबलम शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो है यशः वलम, और अगर यशः वलम है तो क्या ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ? क्या ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ? तो दोस्तों बिल्कुल सही बात। हेतु शब्द के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है? हेतु शब्द के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो यह बन जाएगा आपका
षष्ठी विभक्ति के साथ प्रयोग होता है, इसलिए सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जिन शब्दों से वस्तुओं के क्रम का पता चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? 25 नंबर। वीडियो को लाइक जरूर कर दें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 25 पर ध्यान दें कि जिन शब्दों से वस्तुओं के क्रम का पता चलता है उन्हें कहा जाता है क्रमवाची शब्द। क्या कहा जाता है? क्रमवाची शब्द कहा जाता है। 19वां शब्द का पुल्लिंग में क्रमवाची रूप क्या है? 19वां शब्द में पुल्लिंग में क्रमवाची रूप क्या है? तो आप पुल्लिंग की बात कर रहा है, पहले स्त्रीलिंग पूछ रहा था, अब यहाँ पर हो जाएगा नवद सप्तमी। ठीक है ना? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कठिन क्वेश्चन में माना जाता है। इंपॉर्टेंट है और कठिन क्वेश्चन में। अगला, बाचाम शब्द में कौन सी विभक्ति है? बाचाम शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो यह है दोस्तों षष्ठी विभक्ति। बाचाम और समया वालों आपको याद रखना पड़ेगा। एक सर्वनाम शब्द के कितने विभक्तियों के पद बनते हैं? एक सर्वनाम है, प्रोनाउन पूछ रहा है इंग्लिश में, जो नाउन की जगह पर प्रयोग होता है, संज्ञा की जगह पर प्रयोग होता है। कितनी विभक्तियों में पद बनते हैं सर्वनाम के? तो ये बनते हैं 7। ठीक है ना? ये 7 बनते हैं, याद रखो। हसिष्यतः क्रियापद में कौन सा पुरुष है? तो ये आपके सामने शब्द है और इसका आपको क्रियापद बताना है। कौन सा क्रियापद है और वो पुरुष बताना है। तो कौन सा पुरुष हो जाएगा? प्रथमः पुरुष हो जाएगा, प्रथम पुरुष। नेक्स्ट, हसित्वा प्रत्यय रूप में कौन सी प्रकृति प्रत्यय है? फिर ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर का आंसर आपसे पूछ रहा है हसित्वा। तो हसित्वा में आप देखिएगा हस धन कत्वा की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ। नेक्स्ट, पौराणिक प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो पौराणिक में अगर देखा जाए तो 31 नंबर का जो आंसर जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक नहीं लगेगा, फिर से क्या आएगा? ऑप्शन जाएगा डी के साथ। इसी तरीके से साप्ताहिक था, इसी तरीके से पौराणिक था, तो आपको ये वाला लेना है। दात्री प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो दात्री का मतलब है कि हमारा जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? इस तरीके से लेना है, ये दात्र, क्योंकि ये वाला आपका त्रि बन जाएगा, यानी प्लस के पहले। नेक्स्ट, भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? लिखित में, मौखिक में। तो भाषा का जो प्रयोग होता है वो लिखने की बात करेंगे तो लिखित रूप में देंगे, जैसे पत्र, और मौखिक की बात करेंगे जिस तरीके से हम बोलते हैं, आदान प्रदान करते हैं, भाषा का संप्रेषण होता है, तो वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। अयोग वाहक कितने प्रकार के होते हैं? तो अयोग वाहक की अगर मैं संख्या बताऊं आपको तो यह होते हैं 3 भी माने जाते हैं, विवादित क्वेश्चन है, ठीक है ना? 4 भी माने जाते हैं, लेकिन अगर अयोग वाहक को देखा जाए तो क्या है? इस तरीके से माने जाते हैं 2। सूर्याधारिताम शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्याधारिताम जो शब्द है उसका जो संधि विच्छेद है दोस्तों वो हो जाएगा सूर्य धन आधारितम। ठीक है ना? आधारितम, क्योंकि आधार शब्द तो लेना ही पड़ेगा। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो आंसर किसके साथ जाएगा? 5 होते हैं, क्योंकि का से लेकर माँ तक आप जब जाते हो तो 25 मिलते हैं और हर वर्ग में 5-5 सदस्य होते हैं, का, चा, टा, ता, पा, है ना? सिंपल सी बात है। 4 संख्या का नपुंसक लिंग क्या होगा? तो 4 का हमने आपको अभी बताया था स्त्रीलिंग, अभी आपको बताना है नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर जो जवाब देना होगा वो किसके साथ जाएगा? वो चत्वारी के साथ जाएगा। 38, भाषा का प्रयोग कितने रूपों में होता है? बताइएगा। 1 रूप में होता है, 2 रूप में होता है, 3 में होता है, 4 में होता है। तो भाषा का जो प्रयोग होता है वो लिखित और मौखिक में होता है, 2 में होता है। ज्ञाने शब्द में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी है, तृतीया है, पंचमा है, पंचमी है। तो यहाँ पर ज्ञाने शब्द में सप्तमी विभक्ति है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। एक सर्वनाम शब्द के सभी विभक्ति सभी वचनों में कितने पद बनते हैं? 15 बनते हैं, 24 बनते हैं, 21 बनते हैं या फिर 18। एक सर्वनाम शब्द के सभी विभक्ति सभी वचनों में जो पद बनेंगे वो बनेंगे 18 बनेंगे। ठीक है? नेक्स्ट, पच धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो यहाँ पर 41 नंबर का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, समय मिलता है 10 सेकंड। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, सोचने पर मजबूर करेगा आपके। क्या बात है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा पश्यंती के साथ। नेक्स्ट, वस धन तिपि जोड़ने पर एक शब्द बनेगा, उस शब्द को आपको बताना है कि क्या शब्द हो सकता है और सही शब्द बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्या, सिंपल भी तो है। वसति बनेगा क्योंकि सा हमारा इस तरीके का है, तो यही वाला तो सा बनेगा। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो। शक्ति धन मतुप की बात करेंगे तो इस शब्द को अगर जोड़ दें तो फिर क्या हो जाएगा? तो अगर देखा जाए 43 का जो आंसर है शक्तिवान, शक्तिमत, शक्तिमान या फिर शक्तिमत, तो आंसर जाएगा शक्तिमत के साथ, क्योंकि भाई शक्तिमान तो बना नहीं सकते क्योंकि मान तो है ही नहीं प्रत्यय में। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। मोचे धन अनेन, मोचे धन अनेन VIMP, VIMP बताइए। मोचे धन अनेन का मतलब है यहाँ पर संधि जो बनेगी मोच यानेन, क्या बनेगी? मोच यानेन है, IMP पॉइंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
कौन सा संख्या शब्द सद द्विवचन में रहता है? संख्या शब्द सद द्विवचन में रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, सद का मतलब हमेशा की तरह, सदा, द्वापी, ठीक है ना। क्रमवाचक शब्द बनाने के लिए पुल्लिंग में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? क्रमवाचक बनाना है और उसको पुल्लिंग शब्द में जोड़ना है, वो भी प्रत्यय की बात कर रहा है, तमहा, तमी, तमम, तम। तो ये आप सिंपल सी बात कह सकते हो कि भाई क्रमवाचक बनाना है तो तमहा हो जाएगा। अभी मैंने आपको संख्या वाला पूरा एक चार्ट पढ़ाया था, उसमें भी ये था। आत्मना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विभक्ति पूछी जाएगी। आत्मना शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो आत्मना जो शब्द है, प्रथमा है, पंचमी है, सप्तमी है, चतुर्थी है, तो ये आपका प्रथमा के साथ जाएगा। 48। त्वम शब्द रूप पद किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? त्वम जो है वो उत्पन्न हुआ है दोस्तों युष्मद से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ऐसन क्रियापद में कौन सा वचन है? तो ऐसन क्रियापद में अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, बहुवचन के साथ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, आधन दाधन लेप जोड़ने पर क्या बनेगा? ये कमेंट करना है, यह आपको कमेंट करना है, ये आपको कमेंट करना है। तो ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी 50 क्वेश्चन की? और 50 क्वेश्चन क्या, ये तो क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस मात्र थे, जहाँ पर क्वेश्चन आए और क्वेश्चन के टिक मारते चले गए, ठीक है ना। केवल एक इस तरीके का छोटा सा मॉक टेस्ट। लेकिन ये पूरी वीडियो मैराथन जो थी वो लगभग 1.5 से 2 घंटे में ख़त्म की गई है, 1.5 घंटे के अंदर। तो ये बताइएगा कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आधारशिला आपकी हिंदी में तो मजबूती थी, हिंदी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे संस्कृत में, लेकिन आप ये समझिएगा कि संस्कृत में आपने जो पढ़ लिया है अभी 1.5 घंटे के अंदर, ये आपका एक गोल्डन